आज के युग में एजुकेशन को बहुत फोकस किया जा रहा है। दुनिया एजुकेशन को तवज्जो दे रही है। एजुकेशन के लिए बच्चों को टारगेट किया जाता है कि बच्चे ये बने, बच्चे वो बने, और तरह तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। बच्चों को मोटिवेशनल सेमिनार्स में ले जाया जाता है और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि दुनिया में एजुकेशन पर कितना पैसा लोग खर्च करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सरकारें भी बड़ी तवज्जो दे रही हैं। उसके बावजूद भी सामाजिक संस्कारों की अगर बात करें तो ये सामाजिक संस्कार बेहतर नहीं हो पा रहे हैं और बच्चों में जैसा हम कल्पना करते हैं, उनसे जैसा अज्यूम करते हैं, वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह अगर तलाश करने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि जहाँ बच्चों को एक तरफ टारगेट किया जाता है, उनसे अपने सपने पूरे कराने के लिए उन पर फोकस किया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। कई बार हमारा माशरा, हमारा माहौल, हमारे समाज का माहौल बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता, इसलिए बच्चे हमारे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो नया इसमें कारण समझ में आया वो ये बताया जा रहा है कि जहाँ बच्चों को एक तरफ एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने की ज़रूरत है, उनको तालीम के साथ साथ तरबियत पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है ताकि हमारा माशरा, हमारा समाज बेहतर बने। इसके लिए पावर पेरेंटिंग यानी पेरेंट्स को भी ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। केवल बच्चों को ही ट्रेन करना काफ़ी नहीं है, इसके साथ में बच्चों के माँ बाप बच्चों की कैसी परवरिश करेंगे, उनके कैसे देखभाल करेंगे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसे बोलते हैं पावर पेरेंटिंग। पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आखिर बायोलॉजिकल माँ बाप तो हैं, लेकिन माँ बाप को ये ट्रेनिंग कहाँ से मिले कि वो बच्चों को परवरिश कैसे करेंगे और उनकी भावना का कैसे ख्याल रखेंगे, उनकी इज़्ज़त, उनके जज्बात को कैसे समझेंगे। तभी कोऑपरेट कर पाएंगे जब माँ बाप भी इसके बारे में विशेष जानकारी रखेंगे। तो ये माना गया जानकार लोगों का कि पावर पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग के लिए महीने में 1 बार 2 बार स्कूल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में सेमिनार्स होने चाहिए और टेक्निकली जो एक्सपर्ट हैं पावर पेरेंटिंग के, उनके द्वारा पेरेंट्स को ट्रेन किया जाना चाहिए कि बच्चों की भावना के साथ खिलवाड़ ना होने पाए और उनका किस तरह से मार्गदर्शन किया जाए ताकि बच्चे भविष्य में आगे बढ़कर समाज को बेहतर बनाएं, उनमें संस्कार हों, तालीम के साथ साथ उनमें तरबियत हो, यानी शिक्षा के साथ साथ में उनको ज्ञान भी मिले। एजुकेशन के साथ साथ उनकी लर्निंग में इजाफा हो सके और ये तभी होगा जब पेरेंट्स बच्चों को कोऑपरेट करेंगे। अभी तो बच्चों को टारगेट किया जाता है, बच्चों पर दबाव बनाया जाता है कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, वो फला का बच्चा ये बन गया, फला का बच्चा वो बन गया। एजुकेशन की तो बात की जा रही है और एजुकेशन पे ज़ोर दिया जा रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एजुकेशन, लेकिन किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, हम आखिर बनाना क्या चाहते हैं अपने बच्चों को। सबसे पहले हर माँ बाप का तो ये सपना होता है कि बच्चे हमारे संस्कारिक बने और आइडियल नागरिक बने, देश के बेहतर नागरिक बने, देश की सेवा करें, लोगों के साथ सामंजस्य बना के रखें। लेकिन हम उनको क्या तरबियत की तरफ ले जा पा रहे हैं? शायद ये पावर पेरेंटिंग की कमी है। पावर पेरेंट्स पर भी लेक्चर होने चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हर महीने 1 बार कम से कम पेरेंट्स के लिए सेमिनार्स होने चाहिए। आइए प्रोफेसर हम आपको सुनवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब से उनकी ये कहानी जो पावर पेरेंटिंग के लिए बहुत ही फिट है। ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज के। इनकी कहानी को सुनिए, मुझे लगता है कि इनकी बातचीत को सुन करके सारे पेरेंट्स इससे फैज़याब होंगे, लाभ ज़रूर उठाएंगे और पेरेंट्स किस तरह से बच्चों के साथ पेश आएँ, उनकी तरबियत कैसी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस के अलावा परिवार में, घर में माँ बाप किस तरह से बच्चों को ट्रीट करें। मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर साहब का ये बयान, प्रोफेसर साहब की ये स्पीच, ये लेक्चर सुनने के बाद पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि हम बच्चों की परवरिश किस तरह से करें। आइए सुनते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल जावेद साहब से ये स्पीच, ये लेक्चर जो पावर पेरेंटिंग का बहुत ही मजबूत और मोटिवेशनल है। इसे ज़रूर सुने। आइए सुनते हैं। मेरी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मुझे याद है कि वो बहुत वाजिबी सा पढ़ी लिखी थी, अंग्रेज़ी पढ़ लेती थी, उर्दू पढ़ लेती थी और कुरान पाक को वो हमेशा जब पढ़ती थी तो वो अरबी पढ़ के साथ ही बग़ैर तर्जुमे के खुद तर्जुमा करती थी, तर्जुमे के साथ पढ़ लेती थी। इसके अलावा उनकी और कोई कॉलेज वगैरह की एजुकेशन नहीं थी। लेकिन पता नहीं उन्हें
कुछ बुनियादी पेरेंटिंग के उसूलों का पता था। उनमें से एक उसूल जिस पर बहुत सख्ती से मेरे ऊपर उन्होंने अमल किया, और मैं बहुत साल अकलौता था, बिल्कुल 7-7.5 साल तक मैं अकेला ही था बस। और फिर 7.5 साल बाद अल्लाह ने मुझे एक बहन दी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, खुशियों वाली जिंदगी दे। तो मेरी वालदा का ये हिसाब था कि जो काम मैं कर सकता हूं वो उन्होंने कभी मुझे किसी से करने नहीं दिया। जब मैं बहुत छोटा सा था तो घर में एक मुलाजिम हुआ करता था, और जब वो मुलाजिम था भी मौजूद तो उस वक्त भी जूते मैं अपने खुद ही मुझे पॉलिश करने थे जब तक मुझे होश है। और मेरे जूते को वो हाथ नहीं लगाने, कहते थे कोई और तुम्हारे जूते को हाथ, तुम खुद लगाओगे, जूते को हाथ नहीं लगाओगे। इसके अलावा सुबह उठ के जो बिस्तर की चादर है वो मैंने खुद ही सीधी करनी होती थी। सर्दियों में रजाई को खुद ही तय करना होता था। जब भी मैं बाथरूम में जाता था तो वो इस बात का ख्याल करती थी कि मैं वापसी पे अपनी बुनियान और अंडरवियर वगैरह खुद धो के और उनको निचोड़ के और सूखने डाला मैंने या नहीं डाला। बहुत दफ़ा किचन में मैं उनके साथ हाथ बटाता था, बहुत दफ़ा सब्जी काटता था। मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो कई दफ़ा मैं आटा भी गूंद देता था और आटा गूंद देते थे। और रोटी मुझे पकानी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने मुझे खाना तकरीबन सारा पकाना सिखाया हुआ था। घर का झाड़ू देना, साफ करना, ये तो खैर एक मामूल की बात है। तो मैं अब सोचता हूं कि अब मैंने किताबें पढ़ी हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, पेरेंटिंग की, और मैं उस सिलसिले में काफ़ी जगह पर जाता हूं, लोगों से बात भी करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी वालदा ने ये बातें कहाँ से सीखी थी। और इसी तरह मेरे वालिद साहब भी लाड बहुत करते थे, प्यार बहुत करते थे, बहुत प्यार करते थे। और मैं ये सोचता हूँ एक्चुअली प्यार नहीं करते थे, वो मुझसे इश्क करते थे, मैं उनका आशिक था। लेकिन कभी भी उन्होंने मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश इस वजह से पूरी नहीं की कि उनके पास वसाइल थे। वसाइल भी हमारे पास वाजिबी से हुआ करते थे। उनकी सरकारी मुलाजमत थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह घर में खुशहाली थी, मगर वाफिर पैसे कभी भी नहीं होते थे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो तकरीबन 4 साल तक मैं साइकिल पे जाया करता था, मुल्तान में राइटर्स कॉलोनी से लेकर, और जो कि कुमारा वाले चौक के करीब है, वहां से लेकर निश्तर मेडिकल कॉलेज में साइकिल पे जाता था। और जब 3rd ईयर शुरू हुई तो फिर शाम को वार्ड की ड्यूटी पे भी जाना होता था। तो दिन में 2 मरतबा 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, फिर शाम को 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना। 4th ईयर में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे और मेरे एक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल CD70 लेके दी। उन्होंने कहा तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें ये मोटरसाइकिल मिले। तो मैं ये बातें सारी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बहुत लाडू बच्चा ना बनाएं। बच्चों के साथ जैसे हम उनको जिस तरह एक रेजिमेंटल ट्रेनिंग होती है ना, फौज में आप भेजते हैं, जैसे काकूल अकेडमी में भेजा जाता है, तो अच्छे भले घरानों के बच्चे वहां जाके उठक बैठक लगा रहे होते हैं, समर शॉट्स लगा रहे होते हैं और डबल रोल्स कर रहे होते हैं और पुशअप्स कर रहे होते हैं, और ठंडे पानी में उनको माफ कीजिएगा खड़ा रखा जाता है। रेजिमेंटल ट्रेनिंग जो होती है, इस तरीके से हम अपने बच्चों को मुशक्कत में डालें और आसाइशों का बहुत आदी न बनाएं। मेरा एक शेर है कि इस जमाने में मुशक्कत झीलने का फन सिखा, इस जमाने में मुशक्कत झीलने का फन सिखा, अपने बच्चों को मयसर इतनी आसानी न कर। तो अगर हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा आसानियां, खास तौर पर जो मिडिल क्लास के लोग जिनके घर में मुलाजिम होते हैं, तो उनका ये ख्याल होता है कि घर में मुलाजिम है तो बच्चों को काम करने की क्या जरूरत है। तो मेहरबानी करके उनको ये बताइए कि ये मुलाजिम जो हैं ये हमारे मददगार हैं, मदद करने के लिए हैं, और जो काम बच्चा खुद कर सकता है मेहरबानी करके उसे खुद करने दीजिए। और इस सिलसिले में उसकी उसी तरह ट्रेनिंग करें जैसे किसी फौजी की ट्रेनिंग की जाती है। ये कुछ बातें मेरे जहन में थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।